from the Dangar community, from the Uddhav Thackeray Sena, Mr. Lakshman Hake. Lakshman Hake ji, namaskar. नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भारत. I am so sorry, sir. I was confused as to who's our next guest. I'm really sorry. जी, लक्ष्मण आगे साहब, ये क्या हो गया सर? पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर आंदोलन, सब लोग आ गए बाहर सड़क पर, कुणबी भी आ गए, मराठा भी आ गए, दंगल भी आ गए, अब तो भागी साहब, अब तो धोबी भी आ गए, नाई भी आ गए, सब लोग आ गए. वो कहते हैं हमें भी आरक्षण चाहिए. कोली मांग कर रहे, कोली भी आ गए. हाँ, कोली भी आ गए और आना भी चाहिए. मैं तो मान करके चलता हूँ, आना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है. बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. और ये कोली, महादेव कोली, मुझे याद है बहुत बहुत लंबे और से झगड़ा चालू है कि नहीं, कौन कौन है कौन नहीं है. दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली, जो आपने कोली के बाद किए जी. लेकिन आपकी जो बात है, जो आप बार बार लगातार इस प्रोग्राम में जो आप करते रहते हैं कि जब तक आप बायोमेट्रिक और एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका प्रॉपर कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगा, तब तक आप किस प्रकार किसको रिजर्वेशन देंगे? सीधी सादी बात है. तो आप ये बताएं कि सरकारें जो हैं उस चीज से इतरा क्यों रही हैं, कतरा क्यों रही है? सिर्फ बिहार ने, अगर बिहार कर सकता है तो बाकी सब लोग भी कर सकते हैं. यस, करना भी चाहिए. हम लोक कल्याणकारी राज्य सरकार रहने दो या केंद्र सरकार रहने दो, हम अगर जनता के प्रति हम चुन के आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह हम चल रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सरनामा में हमने बोल दिया है कि सामाजिक न्याय से हम समता दे देंगे. अभी का जो इकोनॉमिकल जो प्रोग्राम है ना आपका, ये मोदी साहब का, ये इकोनॉमिकल जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? ये प्रोग्राम मानवता, मतलब क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमिकल प्रोग्राम है ना, ये सामाजिक न्याय नहीं दे रहा है. जो आपके कहने का मतलब हो गया कि जो इनकी आर्थिक नीतियां हैं वो सामाजिक नीतियों से अलग हैं, परे हैं. नहीं, मैं बोल देता हूँ, पूरा करता हूँ मेरा. जी बताइए, प्लीज गो अहेड. ये आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है. समझ में आए जी? ये आर्थिक वृद्धि, मानव विकास, आर्थिक वृद्धि होना, इकोनॉमी बहुत बड़ी होना, उसका परसेंटेज बढ़ जाना, इसका मतलब ये नहीं है. भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वांटिटी बढ़ गया है, मगर क्वालिटी का क्या? मुझे एक बताइए कि हम 5वें क्रमांक पे गए हैं, मगर मानवीय विकास क्रमवारी में जागतिक बैंक की तरफ से, यूनो की तरफ से जो क्रमवारी लगी है, वो मानवीय विकास में क्रमवारी हम 150 देशों के यादी में हम 132 पे आते हैं. मानवीय भांडवल क्रमवारी में 116 पे आते हैं. आनंदी जीवन मतलब हैप्पीनेस लाइफ, इसके क्रमवारी में हम 136 पे आते हैं. अगर ऐसा रहता है, हम एजुकेशन में, हम पूरे इकोनॉमी में, हमारे बजट में सिर्फ 2.5% हम एजुकेशन में दे देते हैं. अगर ऐसी बात रहेगी, मैंने तो बहुत बार आपको बोल दिया है कि सामाजिक न्याय के योजनाओं के लिए आधी आबादी को, ओबीसी, विजेएनटी की, एसबीसी की आधी आबादी को सिर्फ आप 1% या 2% भी बजटरी तरतूद नहीं कर पा रहे हैं. अगर ऐसी बात रहती है तो सामाजिक न्याय किसको मिलने वाला है? इधर के जो श्रीमंत लोग हैं, जो अंबानी, अदानी, ये नाम लेते हैं, ये क्या ऐसे ही नाम नहीं लेते हैं? अदानी, अंबानी बहुत बड़े होके आगे जा रहे हैं, उनका ग्राफ बढ़ रहा है, मगर जो गरीब है, गरीबों को आज हमारे देश में, हमारे आनंद काल में, हम क्या बोलते हैं, अमृत काल बोलते हैं, अमृत काल में हमें रेशन देना पड़ रहा है. अमृत काल में हमें बहुत सारी योजनाएं देने पड़ रही है. ये करने की जरूरत क्या है? लास्ट 75 ईयर्स में हम अन्न वस्त्र निवारा इतने पे अड़े हुए हैं. ये तो बात हमारे अमृत महोत्सव को शोभा नहीं देती. आके साहब, राहुल गांधी जी का बार बार ये कहना कि जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी उतना हक, उन्होंने जो असेंबल कर दिया है बिहार के हिसाब से, उन्होंने कहा 84% के आसपास कुछ आता है, 84%. तो ये रिजर्वेशंस के मांग जो अभी चल रहे हैं,
अभी जरांगे साहब यहाँ पर तो बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, तो उतना तो कैसे इस चीज को, बीजेपी का कहना है कि आप पूरे समाज में जातिवाद का जहर आप अंदर घोल रहे हो, बीजेपी का कहना है, तो इसको हम लोग कहाँ बैलेंस कर पाएंगे? 80 नहीं, जो नहीं, ऐसी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बोला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी ये अपेक्षित नहीं था, ना कॉन्स्टिट्यूशन को अपेक्षित है, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार, चाहे महाराष्ट्र रहने दो, गुजरात रहने दो, जाट, राजपूत, गुर्जर, मराठा, इन सबके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जजमेंट दिया है। क्या जजमेंट दिया है? आधा परसेंटेज मतलब 50%, 50% में ओपन टू ऑल, नॉट ओनली ओपन कैटेगरी, ओपन टू ऑल, 50% परसेंटेज में जो रिजर्वेशन के लिए, नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए, चाहे पॉलिटिक्स, पंचायत राज के लिए, ये जो 50% जो रिजर्वेशन दे दिया है, ये नॉट ओनली ओपन कैटेगरी बट ऑल्सो पूरे की पूरे ओपन टू ऑल, मतलब कैटेगरी के लोग जिनको रिजर्वेशन है वो भी, हाँ जी, वो भी लोग ओपन में से कॉम्पीट कर सकते हैं। करेक्ट। अभी मैं आगे बोल रहा हूं कि जो आधा परसेंटेज मतलब 50% जो रिजर्वेशन है, जिसके ऊपर कैप लगी हुई है, वो 50% में, उसमें ओबीसी है, उसमें एससी है, उसमें एसटी है। तो हमारे मराठा बांधव रहने दो, गुर्जर बांधव रहने दो, जाट बांधव रहने दो, चाहे जो भी जिस स्टेट में ये डोमिनेटिंग कास्ट है जो ओबीसी की नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर पा रही है, और उसकी वजह से उन्हें कोर्ट की तरफ से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। पहला क्राइटेरिया, पहला पैरामीटर यह है कि उनका सोशल बैकवर्डनेस उन्होंने प्रूव करना चाहिए। अगर सोशल बैकवर्डनेस अगर प्रूव नहीं होता है तो वो आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब यह है कि जहां से स्पर्धा शुरू हो जाती है, जहां का स्पर्धा का पॉइंट है, उस पॉइंट पे लाने के लिए रिजर्वेशन है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके समझ में आया क्या? देख लो जी। जहां पे लाइन है, एक स्पर्धा की लाइन है, पॉइंट है, जहां से स्पर्धा 1 2 3 ऐसा जहां से स्टार्ट हो जाता है, उस लाइन पे लाने के लिए रिजर्वेशन है। अगर मराठा, अगर गुर्जर, अगर जाट, अगर ये लोग हमें रिजर्वेशन चाहिए ऐसे बोलेंगे, तो वो स्पर्धा का पॉइंट कहां, कौन सा फाइनल हो जाएगा? किसके साथ ओबीसीओं की तुलना हो जाएगी? मराठा कम्युनिटी की तुलना महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी कास्ट है कि जिसके बराबर मराठा की तुलना हो जाएगी? ये तो फैक्ट है। और ये इस फैक्ट को कौन सा भी पॉलिटिकल लीडर, महाराष्ट्र का कौन सा भी विचारवंत, कौन सा भी सोशल, क्या बोलते हैं उसे, सोशल एडवाइजर, सोशल क्या बोलते हैं उसे, रिफॉर्मर्स वगैरह, रिफॉर्मर्स, कोई भी सामने नहीं आ रहे। अगर महाराष्ट्र, फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र ने इस देश को, ये जरा समझाया जाए सर, ये जरा समझाया जाए। जी दुरुस्त बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुझे जरा समझाया जाए, इसमें जरा विस्तार से बोले आप। मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ, ये नहीं कि आप उद्धव ठाकरे जी की नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वैयक्तिक राय से बोल रहा हूँ, क्योंकि फैक्ट कोई बोल नहीं रहा है। अगर ये मैं फैक्ट अगर बहुत ये हो गई तो मुझे पॉलिटिकल बहुत थ्रेड्स है, मगर मैं उसके आगे भी जाके मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोलने के सिवा सच क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है, लॉ मैं यही जानना चाह रहा हूँ सर। लाइक फॉर एग्जांपल हरियाणा में, जो आपने हरियाणा की बात करी, वहां पे ज्यादातर मुख्यमंत्री जो हैं हुए हैं वो जाट समुदाय के हुए हैं। यस, जाट, तो हाउ कैन जाट्स डिमांड, हाउ कैन जाट से दे आर सोशली बैकवर्ड? आप सोशली बैकवर्ड कैसे हो गए कि अगर 93% 94% मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के, जब से हरियाणा का गठन हुआ, वो मुख्यमंत्री जाट समुदाय से रहे। महाराष्ट्र में 96% महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सब मराठा रहे। यस, और तो सर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं महाराष्ट्र में, उसमें 90% से ज्यादा ओनर्स उसके मराठा हैं। तो सोशली बैकवर्ड कैसे हुए, मैं जानना चाह रहा हूँ। हो ही नहीं सकते। रिजर्वेशन ये इकोनॉमिकल तरक्की करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। हमारे जो नौजवान हैं, नव युवक हैं, जो विद्यार्थी है, बेरोजगार युवक है,
उनके सामने एक ही सिर्फ दिखा जा रहा है कि आरक्षण की वजह से तुम्हारा ये ऐसी हालत हो गई है, आरक्षण की वजह से ऐसा हो रहा है, आरक्षण मिलने के बाद आपकी इतनी तरक्की होने वाली है, आरक्षण मिलने के बाद तुम्हें ही आरक्षण नहीं दिया है, तुम्हारे ऊपर ही इतना अन्याय हो गया है। ये जो बात है, ये बात मुझे नहीं लगती, ये बहुत, अगर ऐसे बात अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो भारत का नाम बहुत खराब होने वाला है। मैं बहुत जवाबदारी से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में 119 कंट्रीज में रिजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत अच्छी इंप्लीमेंटरी चल रही है उनकी। मगर अगर हमारे देश में अगर ऐसी बात सामने आ जाएगी, अगर हम झुंड से बहुत लाखों लोग अगर इकट्ठा लाएंगे और मैं बोलूंगा कल मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं कल मैं मेरी जान दे दूंगा, मुझे ये चाहिए, ऐसे करने से ये कायदा, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों को साथ में लेके जाना, सब लोगों को सामाजिक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रदीप जी, बिल्कुल। जो लक्ष्मण हाके जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, सबसे अहम बात ये है, क्या है, मैं अपने दर्शकों को समझा देता हूं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो लक्ष्मण हाके जी आप सुधार कर दें। नहीं देखिए साहब, आज की तारीख में अगर किसी समाज की आर्थिक दुर्दशा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सामाजिक दुर्दशा है। यस, दोनों में बहुत फर्क है। एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं साहब जी, बहुत समझ में आ जाएगा, पूरे जो देखने वाले लोग उनके समझ में आ जाएगा। अगर समझो मराठा ये रिजर्वेशन की वजह से लास्ट 75 इयर्स में रिजर्वेशन की वजह से उनके ऊपर अन्याय हो गया हो। मैं क्या बोल रहा हूं, जो सामाजिक सोशली बैकवर्ड है उनका जो दिन का काम करने का, उसके महाराष्ट्र में आलूता बलूता कहते हैं उसे, जो सुतार रहता है वो जी। के लिए सुतार काम करता है, नाभी रहता है वो बाल वगैरह काटने का काम करता है, कुंभार रहता है माटी काम करता है, चाहे हर एक कोई आलूता बलूता, कोई मुंह से वो वाद्य बजाता है। ये जो लोग है, अगर मराठा इकोनॉमिकल पिछड़ा हो गया तो मराठा इन सब ओबीसीओ का, ये सब SC/ST प्रवर्ग के लोगों का ये बिजनेस अपनाता नहीं ना, उनका सोशल बैकवर्डनेस कभी कम नहीं ना होता। गांव में, हमारी सोसाइटी में अगर मराठा गरीब हो गया, इसका मतलब मराठे ने कल चमार का बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा एक भी एग्जाम्पल पूरे देश में मुझे एक भी दिखाओ। ये जो है सोशल बैकवर्डनेस है। सोशल बैकवर्डनेस मतलब वो सामाजिक अन्याय जिसके साथ हजारों सालों से हमारे इस धरती पे हुआ है। हजारों सालों में ना उनको धार्मिक मतलब हमारे मंदिर में प्रवेश दिया, ना उनको शिक्षा में प्रवेश दिया, ना उनको क्या बोले मानवता के जितने भी आयाम है वो आयाम नकारे हैं हमारे व्यवस्था ने। उन लोगों को उनकी मानवता, उनका हैप्पीनेस, उनका एक मानव बोल के उनको आगे लाने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है। रिजर्वेशन पॉलिसी इकोनॉमिकली बढ़ोतरी करने के लिए नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ लक्ष्मण हाके साहब, प्रदीप जी आप अगला सवाल पूछ लें, लेकिन मुझे पॉइंट, लेट मी मेक दिस पॉइंट सर। आज की तारीख में कई जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा निर्धन लोगों में, गरीब लोगों में ब्राह्मण आते हैं। तो क्या ब्राह्मण सोशली बैकवर्ड हैं? क्या ब्राह्मण भी जाकर के बोलेंगे कि हमें भी ओबीसी कम्युनिटी में इंक्लूड किया जाए? कैसे मिलेगी? नहीं, मैं भी एक धनगर कम्युनिटी का एक दुरुस्त बात जी हैं। धनगर समाज आज भी ST रिजर्वेशन की मांग कर रहा है जी। मगर 1947 या जिस दिन से घटना इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया 1950 में 52 में, जिस दिन रिजर्वेशन का पॉलिसी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो तज्ञ थे, बाबा साहब से लेके वल्लभ भाई पटेल से लेके सब लोग उधर के महामहिम सब लोग, इन्होंने जब रिजर्वेशन दिया उस टाइम वो धनगर कम्युनिटी भेड़ बकरियां चराने वाली और गाँव से बहुत दूर जाके ऐसी आदिवासी जल जंगल पे रहने वाली, उस टाइम ST का रिजर्वेशन वो फुलफिल करती भी होगी। महाराष्ट्र में से एक कम्युनिटी को ST का नॉर्म्स, ST का निर्देश केंद्र के लिए महाराष्ट्र का एक भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मैं क्या बोल रहा हूं अभी आज अगर 2024 में धनगर समाज ST रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर एक भी कमेटी बनती है, चाहे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रहने दो,
चाहे स्टेट बैकवर्ड कमीशन रहने दो, सेंट्रल का बैकवर्ड कमीशन रहने दो, आज हम इस धनगर कम्युनिटी को कौन सा पैरामीटर लगाएंगे? हम तो ये आज की जो नीति है, आज का जो काल है, काल का चक्र पीछे तो नहीं लेके जाएंगे। अन्याय हुआ क्या हो गया होगा। अगर मैं धनगर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मुझे क्या लगता है कि मैं 2024 में काम कर रहा हूँ। 2024 में आज धनगर समाज विजय एंटी से रिजर्वेशन ले रहा है। मैं इस धनगर कम्युनिटी के सब लोगों को मैं विनती करता हूँ, चलो 75 ईयर्स चले गए, मगर जो ये 3.5% जो रिजर्वेशन है विजय एंटी में, इसका तो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। आज भी धनगर कम्युनिटी में जो विजय एंटी का रिजर्वेशन मिलता है, ना धनगर कम्युनिटी को बजटरी तरतूद है, ना उनसे शिक्षा में कोई स्पेशली तरतूद है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सिर्फ धनगर कम्युनिटी की ये बात नहीं है, विजय एंटी में अब में जितने भी लोग आते हैं, ओबीसी में जितने भी लोग आते हैं, उनको आज भी बजटरी तरतूद नहीं हो रही है। मैंने सिर्फ मेरे कम्युनिटी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मैंने जो सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं उन सब लोगों की बात करनी है, उन सब लोगों को मिलना चाहिए। अगर पंगत बैठी है, हम खाना खाने को रसोई घर में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग लास्ट के आदमी तक हमारा सुग्रास स्वयं पाक नहीं, सुग्रास अन्न नहीं जा रहा है, तो मैं बार बार ऐसा बोलूंगा, नहीं मुझे ही ताट में मेरे ही ताट में दे दो, मुझे ही दे दो, मुझे ही दे दो। लास्ट में जो बैठा हुआ है उसे आज भी नहीं मिला है, उसे आज भी शिक्षा नहीं मिली है, उसे आज भी हम अच्छा घर नहीं दे पा रहे, उसे आज भी हम उसका एक एमएलए, उसका एक एमपी नहीं बना पा रहे। उन लोगों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं और हमें बोल रहे हैं हमें ही दे दीजिए, हमें ही दे दीजिए। ये नाइंसाफी बात है। तो हाके साहब, ये पवार साहब, शरद पवार साहब जो बोले, शरद पवार साहब बोले कि आपने इस सरकार को पूछा कि आपने वादा क्यों किया, आपने वादा क्यों किया 30 दिन। जरंगे पाटिल जी, आप बोले 30 दिन का आप लोगों का बात हुआ था, जरंगे पाटिल जी ने 10 दिन और बढ़ा दी, 40 दिन कर दिया। तो शरद पवार साहब का कहना है कि आपने वादा क्यों किया, तो वादा किया है तो निभाओ। और अभी दशहरा रैली में जिस प्रकार से आप देखे हो, एकनाथ शिंदे जी, चीफ मिनिस्टर शिंदे जी ने अपने भाषण रोकते, दशहरा रैली का भाषण रोकते हैं, सब लोग को बोलते हैं कि मैं 2 मिनट रुकता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों पर वंदन करके आपको जबान देता हूं कि ये होगा, मराठा रिजर्वेशन होगा, मराठा को न्याय मिलेगा, मराठा के लिए मैं हर चीज करूंगा। तो ये बार बार, तो पवार साहब जब बोल रहे हैं कि आप वादा क्यों करें, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि सही बोल रहे हैं शरद पवार साहब? नहीं, ये चुनावी जुमले होते हैं सब। मुझे नहीं पता ये कौन से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ, एज पर सुप्रीम कोर्ट का कहना, ये सब सामने रखते हुए ये कैसे कौन सा पैरामीटर लगा के आरक्षण देने वाले, ये मुझे तो पता नहीं। मैं मराठा बांधवों को मैं विनती करूंगा कि केंद्र शासन ने 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करके, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करके 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में दिया है। आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 93% मराठा कम्युनिटी ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लाभ हो रहा है। सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस में फायदा किसको हो रहा है, तो मराठा कम्युनिटी को हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब चुनावी जुमले हैं, ये सब मुर्गजड़ है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये कौन बता पाएगा और ये कौन इन सब नौजवानों को, नवयुवकों को बताएगा? अगर मुझे रिजर्वेशन मिलेगा तो ये ओबीसी में, जो मैंने बहुत बार आपको बोला है, जो पारदी है, जो कुड़मड़िया जोशी है, जो मेडंगिया जोशी है, वो जो नंदी बैल वाला है, जो कोई ये छोटे माइक्रो ओबीसी है, कभी एकाध दूसरा उनका कारपोरेटर बन रहा है, एकाध दूसरा उनका गांव का मुखिया बन रहा है, एकाध दूसरा। अगर मराठा कम्युनिटी ओबीसी में आ जाए तो इन सब 400-450 जातियां हैं महाराष्ट्र में जो ओबीसी से सामाजिक न्याय के दायरे में हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी। उनका जो तंबू है, तंबू में ये ऊंट अगर जाएगा, ये तंबू पूरा उखाड़ के लेके जाएगा। ये बहुत वेदना देने वाली बात है। महाराष्ट्र तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, ये तो बताएं सर। ये तो आपने स्थिति बता दी जो वस्तु स्थिति अभी है, और जिस प्रकार अभी एजिटेशन चल रही है मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं, जिसका आपको डर है वही होने वाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, वो बताएं।
सोल्यूशन जो रोहिणी आयोग है, जस्टिस रोहिणी आयोग, ये जस्टिस रोहिणी आयोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जस्टिस रोहिणी आयोग इम्प्लीमेंट करने से पहले इस देश में इंपेरिकल डेटा, कास्ट सेंसस, सिर्फ कास्ट सेंसस करने से फायदा नहीं, उनका सोशल स्टेटस। आज हम अमृत काल में हमारे देश में ये सामाजिक न्याय के दायरे में जो खड़े हैं लोग, इनके बारे में हमने इतनी तरक्की की, इसका कोई इंपेरिकल डेटा हमारे टेबल पे होना चाहिए। जो स्टेट का सीएम है, जो देश का पीएम है, जो देश का हमारा आदिवासी कम्युनिटी से एक महिला प्रवर्ग से जो हमारी मुर्मू मैडम आती है, इन लोगों ने इस देश को जवाबदारी से लोक कल्याणकारी राज्य बताते हुए, रूलर्स बताते हुए, ये एक व्हाइट पेपर, हम श्वेत पत्रिका बोलते हैं, अमृत काल में घोषणा करके फायदा नहीं है। अमृत काल में चुनावी जुमले देने से फायदा नहीं है। हमने क्या तरक्की की लास्ट 75 इयर्स में इनके साथ। बट हाके साहब, आप देखो कि अजित पवार जी लास्ट में यही कहा कि जातीय जनगणना हो दिया, करने दो, हम लोग जातीय जनगणना करने दो, 1000 करोड़ भी अगर खर्चा हो गया मगर करने दो, बिकॉज एक साथ एक ही वक्त में ये पूरे झमेला जितना है, वो जो आंदोलन चल रहा है उस चीज का कहीं ना कहीं थोड़ा अंत हो सकता है। तो ये ट्रिपल इंजन सरकार जिस प्रकार से चल रहा है, बिकॉज 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस जी दिल्ली गए थे, तभी सबको लग रहा था कि अभी हो गया, अब कुछ ना कुछ होने वाला है, जो आरक्षण, मराठा रिजर्वेशन में कुछ होने वाला है। मोदी जी शिरडी आए थे तो उन्होंने सोशल जस्टिस के बारे में बोलने लगा, तो लोगों को लगा कि अभी कुछ होने वाला है, मगर जरांगे पाटिल जी अभी वापस आंदोलन पर बैठ गए। अभी वो वापस उठने वाला तो नहीं है, बिकॉज जब तक कुछ ठोस उनके सामने आ जाएंगे। और आप देख रहे हो पूरे हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला, हर असेंबली, हर तालुका, सब जगह नेता लोग को रोकना शुरू कर दिए है। आंदोलन एक जागरूक होकर सब नेता एमएलए के कोई गाड़ी तोड़ रहा है, कोई एमएलए को रोक रहा है, कोई एमएलए के फंक्शन को डिसरप्ट कर रहा है। ये कैसे आप देख रहे हो? एक तो ट्रिपल इंजन सरकार। मैं ऐसा देखता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही लोगों के हाथ में अगर नहीं जाएगा तो बहुत बुरा होने वाला है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने ही बोल दिया था। ये इसका बहुत सारा अर्थ निकलता है। मैं कितना बता पा रहा हूँ मुझे पता नहीं है, मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की राय थी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, मैं आपको नंबियार साहब और बजाज साहब, मैं आपको बोल देता हूं, हमारे देश के अंदर जितने भी एमपीज गए हैं और हर एक स्टेट में जितने एमएलए गए हैं, इन लोगों का पहला काउंसलिंग होना चाहिए कि रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन क्या मतलब क्या है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, फुले शाहू अम्बेडकर का जो कालावधि था, उन्होंने आगे आके सिर्फ उनके कास्ट के लिए मोर्चा नहीं निकाला था बाबा साहब अम्बेडकर ने। महात्मा फुले ने सिर्फ माली समाज को के लिए नहीं मोर्चा निकाला था। इन सब लोगों ने हमारी पूरी व्यवस्था के बारे में सोचा था। आज सोशल रिफॉर्मर, तज्ञ, विचारवंत आगे क्यों नहीं आ रहे? नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक जात को रिजर्वेशन कभी नहीं मिलता, प्रवर्ग को रिजर्वेशन मिलता है। प्रवर्ग को ये वन कास्ट रिजर्वेशन नहीं मांग सकती। ये कौन बताएगा? कौन आगे आ जाएगा? प्रवर्ग मतलब जो प्रवर्ग है, उस प्रवर्ग के अंदर बहुत सारी जातियां हैं जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो सोशली बैकवर्ड है, उनके लिए रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकल तरक्की करने के लिए बीपीएल है, इकोनॉमिकल तरक्की करने के लिए पंचायत राज सिस्टम है, इकोनॉमिकल तरक्की करने के लिए लेकिन आगे साहब सारे प्लान्स है। लेकिन आगे साहब अभी तो ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा समाज ही पीड़ित है और कोई नहीं है। अभी तो यही लग रहा है। अगर मराठा पीड़ित है तो फॉरवर्ड हुआ है, जो विकसनशील नहीं विकसित हुआ है, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है? फिर अगर मराठा मागास है तो प्रगत वाला कौन सी कम्युनिटी है महाराष्ट्र में? दुरुस्त बात। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मराठा था बैकवर्ड तो फॉरवर्ड कौन है? फॉरवर्ड कौन है? सीधी बात बताइए। और हमने और फॉरवर्ड कौन बन गया है इतने सालों में? साहब
मैं स्टेट बैकवर्ड कमीशन का मेंबर हूँ, मैं पैरामीटर्स जानता हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन जानता हूँ, मैं हर एक कलम जानता हूँ, मैं महाराष्ट्र की अभी की वर्तमान स्थिति जानता हूँ। इसमें इसमें मुझे बोलने के लिए भी, मीडिया पे भी बोलने के लिए भी मुझे कोई मर्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा दबक दबक के आपके सामने थोड़ा लिमिटेड बात कर रहा हूँ। मगर 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 इस देश में अराजकता को निमंत्रण मिलेगा, अराजक बन जाएगा। अगर ये इन्फ्लुएंस कौन करते हैं? इन्फ्लुएंस करने वाले शरद पवार साहब है, इन्फ्लुएंस करने वाले अजित दादा पवार साहब है, इन्फ्लुएंस करने वाले देवेंद्र फडणवीस है, इन्फ्लुएंस सब लोगों ने, सब पार्टियों के लीडर्स ने, सब सर्वपक्षीय मीटिंग होनी चाहिए और रिजर्वेशन के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, तज्ञ लोग आगे आने चाहिए। इन सब लोगों ने रिजर्वेशन, अरे नाइंसाफी करना है ना उनके साथ, जिसके लिए हम रिजर्वेशन दिया है। उनकी एक भी कम्युनिटी आज तक सामने थोड़े थोड़े आ रहे एससी एसटी के, क्योंकि उसे कानूनी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बोला है, इसलिए वो तरक्की थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। मगर ओबीसी का क्या? ओबीसी का ना पार्लियामेंट में उनको रिजर्वेशन है। ये बहुत सारी सुप्रिया सुले जी ने कहा कि आप एक स्पेशल सेशन बुला लो विधान भवन असेंबली का और उसमें आप रेजोल्यूशन पास कर दो। सुप्रिया सुले जी ने कहा हम लोग पूरे सपोर्ट कर देंगे, ये जो डिमांड है हम लोग पूरे सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर पास करो और आप सेंटर पे उसको फॉरवर्ड कर दो, सेंटर के पास भेज दो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पास कर दिया है सब। तो ये सुप्रिया सुले जी ने जो एक सोल्यूशन दिया है, को क्या है सुप्रिया सुले जी का सोल्यूशन आपको लग रहा है कुछ ना कुछ होगा? उन्होंने बोला कि स्पेशल सेशन असेंबली का बुला लो। नहीं, ये आज महाराष्ट्र में है, ये पूरे देश में हो जाएगा कल। अगर महाराष्ट्र की मांग सेंट्रल पूरी करेगा, उसके ऊपर सोचेगा, तो हर एक स्टेट की मांग आ जाएगी सामने। और महाराष्ट्र में जो अराजक सदृश परिस्थिति हो गई है वो पूरे देश में हो जाएगी। ये इसका मतलब कभी हम अंग्रेज इस देश में आने के पहले हम टोलियों में रहते थे, संस्थान में रहते थे। हाँ, इधर क्या सिविलाइजेशन था क्या? अंग्रेज लोग इधर आए, अंग्रेजों ने आपका सोशली, आपका मानववंश दृष्टिकोण से ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं, ये लोग क्रिमिनल क्यों हैं, ये लोग ऐसा, इनका जीवन क्यों है, ये जंगल पे रहने वाले लोग ऐसे कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब जो शिस्त लगाई है ये अंग्रेजों ने लगाई है। और अंग्रेज तो हम लोग वापस जा रहे हैं क्या? उसी स्थिति में वापस जा रहे हैं क्या? वापस जा रहे हैं। मैं बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूं आपके सामने। हमारा तरक्की नहीं हो रहा, हम वापस जा रहे हैं। ये जात न्याय जनगणना किसने की थी? जात न्याय जनगणना 1870 में किसने की थी? तो प्रिंस फिलिप नामक एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्रिटेन की सिविल एग्जाम पास करके वाराणसी में आया था, वाराणसी शहर का उसको डेवलपमेंट करने के लिए सीओ बनाया था। तो उन्होंने पहली बार वाराणसी शहर का कास्ट सेंसस करवाया। उन्होंने सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं किया। एक मैं उदाहरण देता हूं, चमार है, चमार। तो चमार बेसिक काम करने वाला चमार कौन सा है, ट्रेडिंग करने वाला चमार कौन सा है, तरक्की किया हुआ चमार कौन सा है, और बहुत बुरा मतलब बहुत घिनौना काम कौन कर रहा है, इसका भी कास्ट के अंतर्गत भी सेंसस उस अधिकारियों ने किया था। अगर अंग्रेज तुम्हारे बारे में मानवता की दृष्टिकोण से सोचता है तो हमारे देश के लोग हमारे लोगों के बारे में मानवता की दृष्टिकोण से अगर नहीं सोचेंगे तो क्या तरक्की हो रही है? हम वापस जा रहे हैं। जी, अमेरिका में भी जो बाइडेन ने जिस दिन वो एक निग्रो आदमी की एक पुलिसकर्मी से हत्या हो गई थी, उसके बाद जियो बाइडेन सत्ता पे आने के पहले दिन उन्होंने वो जो आदमी निग्रो का मरा हुआ था उनकी 3 साल की बेटी के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के उनको सरेंडर किया था और बोला था कि मैं रिजर्वेशन के सब रूल्स प्रभावी दृष्टया मैं और इंप्लीमेंट करूंगा। अगर अमेरिका, हमारे देश से पहले रिजर्वेशन देने वाले अमेरिका 2023 में ऐसी सोचती है तो हमारे देश को क्या करना चाहिए? Right. I hope some good sense prevails. And as Mr. Lakshman Hage says, the problem is the ministers themselves don't seem to understand what reservation is. Yes.
और बैकवर्डनेस क्या होती है वो मंत्रियों को खुद को मालूम नहीं है। प्रॉब्लम ये है। पैरामीटर से क्या है? अगर मैं धनगर कम्युनिटी का एक आदमी हूं, अगर मैं कल ऐसा बोलूंगा कि मेरी इतनी सारी आबादी है, मैं पूरा महाराष्ट्र बंद करूंगा, मुझे एसटी का रिजर्वेशन चाहिए, मुझे एसटी का रिजर्वेशन चाहिए, तो एससी के नॉर्म्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है, कैसे फुलफिल करेंगे हम? अजित पवार जी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बीच में हाल ही में आए थे, स्वागत वगैरह हुआ नहीं हुआ? हाके साहब कौन से क्या? माधा अजित पवार जी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, जो आप शायद नर्चर कर रहे हो, अजित पवार जी। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अजित पवार जी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे क्या? अजित पवार जी, बहुत चर्चा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत फैक्ट रख रहा हूँ उनके सामने। कल मैंने शुगर मिल के बारे में, ऊस दर के बारे में मैं कल दिन भर मैं पुणे में था, और ये बात मुझे लग रहा है कि ये इसको आगे आके लोगों ने खुल के बात करनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के लोग रहने दो, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के बारे में उनकी राय रखी है, जजमेंट है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है। महाराष्ट्र शासन कोई वो शिंदे कमेटी बना रहा है और वो जाओ मराठा का पिछड़ापन देख लो, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में। ये कौन नहीं बोलेगा? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये कैसा कानून का देश है? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है तो कौन जिम्मेदार रहेगा उसका? लेकिन लक्ष्मण आगे साहब, यहाँ पर चलते चलते आपको लगता नहीं कि हमारी सरकार जो है आज की तारीख में, शिंदे साहब, फडणवीस साहब और पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब की जो सरकार है, उनको आके मराठा समुदाय के सामने सच बोलना चाहिए, सच कि भाई ये स्थिति है जी, कि भाई सच, हाँ, आरक्षण नहीं हो सकता, जो आरक्षण आप चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता, ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है। हाँ, दिया है ना जी, दिया है, घटना दुरुस्ती करके नरेंद्र मोदी साहब ने, अरे किसी ने मोर्चा भी नहीं निकाला था ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दो ऐसे बोल के, फिर भी दिया है ना। हमारे देश, हमारे जो रूलर्स है सोच रहे हैं ना, जो गरीब है, जो चलो चाहे बोलते हैं ना जरांगे साहब हम गरीब हुए हैं, गरीब है, हमें नहीं मिल रहा है, अरे ईडब्ल्यूएस दिया है ना, क्यों नहीं? ओबीसीओस के अंतर्गत क्यों चाहिए? इसका मुझे अभी तक कोई एक भी आदमी आंसर नहीं दे पा रहा। जी दुरुस्त बात। और तीसरी चीज ये है, चलते चलते, पता नहीं इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो देश कैसे तरक्की करेगा अगर हर समुदाय अपने आप को बैकवर्ड प्रूव करने में लगा है, ये साबित करने में लगा है कि मैं कितना पिछड़ा हुआ हूं, तो वो देश तरक्की कैसे करेगा सर? सभी तो हम पिछड़े हैं, और मैं आपसे पिछड़ा, प्रदीप जी मुझसे पिछड़े, कोई और प्रदीप जी से पिछड़ा, कोई और से पिछड़ा, क्या है? और राजस्थान में राजपूत भी बोल रहे हैं कि हमको भी ओबीसी में, हाँ, राजपूत भी बोल रहे हैं कि हमको भी ओबीसी में डालिए। ये सब मैं एक बहुत थोड़ा सा एग्रेसिव बात कहूंगा, ये मूर्खों के नंदनवन में संचार कर रहे हैं ये सब लोग। अरे नरेंद्र मोदी साहब ने रखा क्या है? आपको रिजर्वेशन मिलने के बाद आपको क्या नौकरी मिलने वाली है? कुछ नहीं, आपके क्या घर में आके पैसा पड़ने वाला है? रखा क्या है मोदी साहब ने? अरे एक विमानतल नहीं रखा, शासकीय निम शासकीय आस्थापना नहीं रखी, हर एक जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो रिजर्वेशन लेके क्या करोगे? रिजर्वेशन का एक सर्टिफिकेट पाओगे तो क्या करोगे? उसके आगे गवर्नमेंट के हाथ में कुछ बचा है क्या? और महाराष्ट्र में अगर आपको रिजर्वेशन मिल भी गया, अगर मान लीजिए स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो वहां पर भी तो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं सर, कौन सी रिजर्वेशन मिलेगी वहां? क्या मुझे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे देश में सिर्फ ये डिजिटल, ये एंड्रॉइड मोबाइल आ गए, बड़े बड़े रोड हो रहे हैं, हमारा कपड़े बदल गए हैं, हमारा रानी, मगर लोगों की सोच है ना, सोच, भाईचारा, हमारा जो निधर्मी, हमारा जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का एक जो एक फेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, ये मुझे लगता है ये बहुत ये अच्छी बात नहीं है। अरे जापान का भी लोग, जापान के लोग, चाहे कौन से भी देश, प्रगत विकसनशील देश, विकसित देश है, उनके साथ हम तुलना नहीं कर रहे, हम हमारे कम्युनिटी के अंतर्गत तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अरे जापानीज लोग कैसा बिहेव करता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नागरिक है
वो कैसा बिहेव करता है। अमेरिका का श्वेत वर्णीय आदमी, पढ़ा लिखा, गवर्नमेंट में रहा हुआ, वो जो एक अच्छा नागरिक है, वो निग्रो के साथ कैसा बिहेव करता है। निग्रो आपका नंबर पहला है। हम लेडीज अगर हम कतार में खड़े हैं, हमारे पीछे एक दो लेडीज खड़ी है तो हम क्या बोलते हैं, चलो पहले आप ले लो, हम बाद में ले लेंगे। ये मानवता है। ये सीधा रिजर्वेशन का ये सीधा फॉर्मूला है। अगर नहीं मुझे ही चाहिए, ये कैसी बात हो सकती है भाई। दुरुस्त बात है सर। थैंक यू सो मच लक्ष्मण आगे जी। बहुत ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर आज मैंने शिवसेना प्रवक्ता होते हुए आपके सामने बात नहीं रखी। आज मैंने पॉलिटिकल आदमी होके आपके सामने बात नहीं रखी। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर लॉ हमारा ये आरक्षण का मतलब क्या है, ये फैक्ट, ना इसमें कोई पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल उद्देश्य मेरा था। मैंने फैक्ट आपके सामने रखने का प्रयास किया। वी अप्रिशिएट इट सर। फैंटास्टिक, वी अप्रिशिएट इट सर। थैंक यू सो मच। आपका वैसे भी बात रखने का तरीका बहुत प्रशंसनीय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़ी बहादुरी से अपनी बात रखते हैं। नमस्कार और वंदे मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। You know, I'm not sure if people understood what Mr. Lakshman Hage was trying to say. It's a very, very clear-cut distinction. What I said about the Brahmins. The Brahmins cannot demand reservations on the basis of being socially backward. You can demand reservations on the basis of being economically backward, so you will get reservations under the economically weaker sections of society, not under other backward classes. Today a Brahmin cannot get up and say that, hey listen, I should be treated like a scheduled caste. You can't do that. Won't happen. But anyway, the whole of Maharashtra is in flames. Every district, every assembly, हर वार्ड में आप देखोगे कि एक आंदोलन बना हुआ है। आंदोलन। प्रदीप जी, ये सरकार ने इसको बिल्कुल मिसहैंडल किया है, सीधी सादी बात है। और आगे जो भी होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉर विच द गवर्नमेंट अलोन विल बी